12/091 के सभी साथियों को मनोज मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, कल डबल बेंच का जो आदेश आया, अश्विनी मिश्रा जी ने जो आदेश दिया, कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। सभी लोग बहुत निराश हैं। किसी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा आदेश आएगा। यद्यपि अश्विनी मिश्रा जी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बातें बोली कि ये सरकार के पक्ष में ज़्यादा खड़े दिखाई देते हैं। किसी ने कहा कि इनके भाई सरकारी महाधिवक्ता हैं, जो सत्य है वही बातें मैं बोल रहा हूँ। इनके भाई महाधिवक्ता हैं, ये कभी सरकार से अलग नहीं जाएंगे, और बहुत सारी बातें। और कल ऑर्डर आने से पहले कुष्मांडू शाही जी का एकदम मोटिवेट रहना, उछल के बोलना, खुशी जाहिर करना, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और जब ऑर्डर आया तो वो सब कुछ देखने से ही पता चल गया कि क्या हो गया। यू ललित जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोग बताते रहे कि उनके पिताजी आरएसएस में रहे हैं, और मैं जज पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो हम लोग आज तक, मैं सही बताऊँ तो अभी तक जो एनालिसिस कर पाया हूँ, वकील, आप हाई कोर्ट में आप सब ने देखा कि कोई ऐसा टॉप का वकील नहीं था कि जो हमने खड़ा ना किया हो। चाहे वो राधाकांत ओझा हों, अशोक खरे हों, एच.एन. सिंह हों, अनिल तिवारी सर हों, तो और गजेंद्र सिंह सर हों, ऐसा कोई वकील ही नहीं बचा था कि जो टॉप का हो और खड़ा ना हो। फिलहाल बहुत ज़्यादा वकील करना भी बुद्धिमानी नहीं थी, लेकिन अगर आज हम गजेंद्र सिंह को, अनिल तिवारी सर को ना खड़ा किए होते तो आज मुझ पे बिल फट रहा होता कि मनोज मौर्य ने नहीं खड़ा किया इसलिए हम हार गए। और आप सबको पता होगा कि इन लोगों को बोलने के लिए मौका ही नहीं मिला। कितने ऐसे वकील हैं जो बैठे रह गए, बेवजह की फीस ले गए। बोलने वाले वही दो वकील, तीन वकील थे। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आप लोग एनालिसिस करिए कि हम हारते क्यों हैं। मेरा जो एनालिसिस रहा है वो है कि जब तक हमें सही जज नहीं मिलेगा, देखिए शमशेरी सर की बेंच में अपना ऑर्डर गया, यही सेम ऑर्डर। हमें क्या मिला? हमें जीत मिली। हमें सुना, हमें समझा, और हमें जीत मिली। और जब जज नहीं सही रहे होता, तो जैसे वो यू ललित हो गए, अश्विनी मिश्रा जी हो गए, इन लोगों ने क्या दिया? इन लोगों ने सरकार के प्रभाव में आकर के कहीं ना कहीं, मैं खुला बोल रहा हूँ, अब चाहे वो हम न्यायालय मुझ पे कोई वो कर दे, कॉस्ट कर दे, या फिर जज के खिलाफ का कोई केस कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा रानी सब देख लेंगे, इतना मैं नहीं डरता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध मैटर रहा, और मुझे भी आगे भी लगता है। देखिए, हम सभी निराश हैं, बहुत निराश हैं, और इस निराशा के बीच में एक आशा की किरण है कि सिंगल बेंच का जो शमशेरी जी का ऑर्डर है वो एक आशा की किरण है। 7 दिसंबर का ऑर्डर आशा की किरण है जो, और इन सारी निराशाओं के बीच में एक आशा की किरण अभी है सुप्रीम कोर्ट। भाई, एक केस हम हारे हैं सिंगल बेंच में, एक जीते हैं, हारे हैं, एक जीते हैं। हारा हम डबल बेंच, जीते सिंगल बेंच। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि सिंगल बेंच का ऑर्डर सही है कि डबल बेंच का ऑर्डर सही है। दोनों का एनालिसिस करेगी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वो आगे तय करेगी कि कौन सही है, कौन गलत है। और आप सबको भी पता है कि कौन सही है, कौन गलत है। आपका हृदय क्या बोलता है ये आप भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं एक अंतिम अभी प्रयास बाकी है, जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 25-30 ग्रुप हैं, तो जिसमें से जो बड़े ग्रुप थे 4-5, मैंने सारे खोल दिए थे। तो लगभग सारे लोग यही करें कि ये लड़िए भाई लड़िए, एक अंतिम प्रयास किया जाए। ये कहने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है, और इक्का दुक्का ऐसे हैं जो नेता बनना चाहते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, तो कहेंगे भाई फिर आ गए चंदा चोरी करने। मैं तो कह ही रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चंदा चोरी करेंगे, ऐसा वैसा फिजूल की बातें करना। ऐसे करने वाले भी इक्का दुक्का मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। तो फिलहाल जो सामने है, अगर सिंगल बेंच का ऑर्डर सरकार ने फॉलो कर दिया होता तो फरवरी में हम लोग नौकरी कर रहे होते। नहीं किया, आगे लड़ी, जिसमें उनके सरकार के मुताबिक का जज मिल गया,
तो वो उन्होंने ऑर्डर को पलटवा दिया, मतलब हम हार गए। अब आगे की लड़ाई कुल मिला के वकील से ज़्यादा मैं समझता हूँ जज पे डिपेंड करता है सबसे, क्योंकि बड़े से बड़ा वकील भी करके सब कुछ देख लिया, जब तक जज नहीं सही होगा हम नहीं जीत पाएंगे। जो एकदम खरी खरी बातें मैं बोल रहा हूँ। और जिसमें नागरत्ना मैडम के बारे में आप सबको पता होगा कि वो अच्छी जज मानी गई हैं। उन्होंने ही 32 का किया, और अपने जो अधिवक्ता रहे हैं जिन्होंने 32 से करवाया था, बैरिस्टर साहब रामकृष्ण बी राघवन, उन्होंने वहाँ पे अच्छी खासी मेहनत की थी, तो उन्होंने ही वो उनकी बेंच में अच्छा काम किया था। तो एक माइंड तो हम लोगों का ये सेट है कि देखेंगे तो हमारे एक अधिवक्ता तो भाई रामकृष्ण वी राघवन, उनको रखेंगे और एक आध और अच्छा देखा जाएगा, जैसा भी बेस्ट होगा। और बेस्ट से बेस्ट प्रयास होगा, ये सभी जानते हैं। जैसे हमने हाई कोर्ट में सर्वोत्तम प्रयास किया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम नहीं छोड़ेंगे। एक अंतिम प्रयास होगा आप सबके, क्योंकि लड़ाई को यहाँ तक लाया गया है और उम्मीद भी है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं या फिर मैं बरगला रहा हूँ कि मुद्दे में दम नहीं है, तब भी मैं बरगला रहा हूँ कि नहीं लड़ना है लड़ना है, क्योंकि आशा की किरण है। आप एक जीते हो एक हारे हो, अब फाइनल मैच खेलने के लिए सभी लोगों को कमर कसने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी रही, लेकिन अब थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए कि हमारी हार का कारण क्या रहा। डबल बेंच में देखिए, सिंगल बेंच में क्या था कि हम जीते, अच्छी बात थी, सब कुछ था। सरकार ने क्या किया कि फोकस कर दिया ऐसी याचिका को जिसपे पूरे साक्ष्य नहीं थे भाई। मुख्य याचिका विनय भाई के नाम से थी, और आज मेरी विनय भाई से बात भी हुई फ़ोन पे कि अब आगे देखिए ऐसी कोई चीज़ ना किया जाए कि, क्योंकि जो दाखिला हो उसको लेकर के मजबूत सारे साक्ष्य होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, कोई किसी कमज़ोर कड़ी को सरकार टारगेट ना करे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो कुछ कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट रहा कि सरकार जज तक वो सारे साक्ष्य ही नहीं पहुंच पा, वो वही रिट पड़ता है जो मुख्य याचिका की होती है। तो ये तो चलिए ठीक है जो भी रहा। और सबसे बड़ी एक कमी और थी उसमें, 90-105 वालों का बीच बीच में बोलना, एक कमी ये समझ में आई। और एक जज साहब की थी भाई, अगर सरकारी जज है तो कहाँ से मिलेगा, कितना भी। और इतना सुना गया, वो जान लीजिए कि वकीलों की फौज खड़ा करने के कारण सुना अश्विनी मिश्रा जी ने, नहीं तो पहली डेट में ही वो अपनी मंशा जाहिर कर दिए थे। लेकिन ये था कि भाई बाद में इन्होंने सुनना शुरू किया, अच्छा कमेंट करना शुरू किया, तो ये हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं इनको बातें समझ में आ रही, हो सकता है सीनियर करने का उस पर प्रभाव बन रहा है। आप देखिए इतने 5-5 6-6 बड़े बड़े सीनियर खड़े होने के बावजूद उनके कमेंट को, उनकी बहस को इन्वॉल्व ही नहीं किया उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी कुष्मांडू शाही ने ऑर्डर लिख दिया हो, ऐसा देखने से लग रहा है कि सरकार के ही पक्ष को सब सही पाया। एक ये चीज़ रही। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें कमियां रही हैं, और आगे इन सब कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा। सभी कई सारे लोग कह रहे हैं भाई एक मंच पे आके एक साथ लड़िए, अच्छी बात है। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि सारे लोग एक मंच पे आएँ और कम से कम में एक साथ आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो शुरू से ही भी यही चाहता था कि सभी लोग एक मंच पे रहें, एक साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ रहेंगे तब भी, क्योंकि मुख्य क्या होता है कि आपकी याचिका पड़ जाए और सीनियर खड़े हो जाए, यही दो काम होता है। तो ये काम तो बखूबी सिंगल बेंच में भी हुआ, डबल बेंच में हुआ। उसमें अलग लड़ने से, एक होने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क अपनी लड़ाई पर नहीं पड़ा। बस ये है कि मुख्य याचिका के लिए भाई जो है इसको बहुत सोच समझ के पढ़नी चाहिए, सारे साक्ष्य होने चाहिए, जिसके लिए प्रयास हो रहा है। और आगे सभी लोग चाहेंगे तो एक मंच पे एक साथ आकर के लड़ाई लड़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी चीज़ों के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि नौकरी मिलनी चाहिए, कैसे भी मिलनी चाहिए। और बहुत सालों से लोग बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं, और क्या किया जाए। अब अपने हाथ में जो था वो सब किया गया, और आगे जितना भी बेस्ट होगा प्रयास किया जाएगा।
कहते हैं कि अगर नेता ही टूट जाए और कोई हम उससे निगेटिव बात निकल जाए तो लोग निराश होने लगते हैं। इसलिए कहते नहीं है कि भले अपने घर में आग लगी हो, लेकिन उसको क्या कहे, अपने दिल में आग लगी हुई है, अपना दर्द मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। मैं तो बस अपनी राधा रानी से कह सकता हूँ, उनसे कहता भी हूँ। और उन्होंने जो किया अच्छा किया, जो करेंगी अच्छा करेंगी। कहीं ना कहीं हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं था, और अभी और प्रारब्ध हमारा कुछ है, पाप कुछ है हमारी ऐसी, हम सबकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं मिल पा रही है। तो बस हम उन्हीं के सहारे हैं जो प्रेरणा देंगी, आगे अच्छा ही देंगी, जो कराएंगी अच्छा ही कराएंगी। और बाकी इतना अच्छा होने के बावजूद कुछ ऐसे वकीलों का बीच में आके बोलना, जैसे जी.के. सिंह हो गए, सीमान सिंह हो गए, तो इन लोगों ने भी आके लास्ट में चीज़ें ख़राब की। आ, उसको फिलहाल इनको मेंशन नहीं करना चाहिए था, सुनील मिश्रा जी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि सिंगल बेंच में ये खारिज थे। लेकिन उन्होंने तवज्जो दी, इन्होंने हर वो निगेटिव चीज़ को तवज्जो दी जो 12/091 के निगेटिव थी, और पॉजिटिव चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि राधाकांत ओझा सर ने एक दो डेट पे ये भी बोला कि याचिकाकर्ताओं को लाभ देने की बात भी बोल दी थी, और उन्होंने यहाँ तक कि भी बोल दिया कि 6655 का आंकड़ा मांग लीजिए, इनसे पूरा डेटा ही मांग लीजिए लास्ट वाली सुनवाई में। उसको तो नहीं मांग पाए सुनील मिश्रा जी। बस 13 साल में हम कैसे काउंसलिंग कराएं, ये सब इनको दिखता है। न्याय की देने, कुल मिला के न्याय देने के मूड में नहीं थे, किसी प्रकार से इन्होंने सरकार को बचाया। और ये सरकारी जज जो हैं ऐसी टाइप के होते हैं, जो है क्लियर है। अब चाहे मुझे जो क्या बताएं, सब ठीक है। और आगे की भी जीत हमारी जज पे ही डिपेंड करेगी, वकील से ज़्यादा हमारा फोकस तो यही रहेगा कि भाई वकील तो टॉप अच्छे रहे ही, टॉप के, और जज भी बेंच भी सरकारी बेंच ना हो। अगर सरकार की वकील रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगी नौकरी, निश्चित है। और जब तक जज नहीं सही होगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जज सही रहेगा तभी नौकरी मिलेगी। अभी हमारा भाग्य है, डिपेंड करेगा कि आगे की लड़ाई में हमें कैसा जज मिलता है, वो सब भाग्य पे है। अब देखते हैं, फिर से प्रयास किया जाएगा, आप सब जैसा साथ देंगे। बाकी ठीक है। और अंतिम में सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी क्या है कि हम सब अपने सीनियर्स को ऑर्डर दे दिए हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो ऑर्डर को पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट के, और एक फाइनल एनालिसिस हो रहा है, और एक सही डिसीजन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएंगे तो हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। आप लोग हड़बड़ी करते हो, कुछ भी कहीं से भी चिल्लाना शुरू कर, नहीं, वेट करिए, वेट करिए, सही समय पे एसएलपी भी दाखिल होगी। और जो भी अगुआ कार हैं उनसे मैं बात भी कर रहा हूँ, भाई कैसे भी करके इस बार कोई गड़बड़ी ऐसी ना करिए कि कमज़ोर एसएलपी दाखिल हो। और साथ आना है तो सब लोग साथ में लड़ लीजिए, और जैसा आपको उचित लगे वैसा मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आगे आकर बहुत ज़्यादा फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं है कि अगर मुझसे बेहतर कोई लड़ना चाह रहा है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी विश्वसनीयता और पूरी पारदर्शिता से हो कार्य। तो जब तक मुझ में लोगों ने भरोसा किया तो मैंने भाई तो वकीलों की पे, क्योंकि पैसा लोग देते हैं वकील खड़ा करने के लिए, 5-5 वकील खड़ा कर ही दिया और याचिका दाखिल कर दिया। जिस काम के लिए आपने मुझे पैसा दिया मैंने उसका पैसे का सदुपयोग किया। तो मैं चाहता हूं कि जो भी पैसा आए बेरोजगारों का, उसका सदुपयोग हो, वकील पे हो, याचिका दाखिले पे हो, लड़ाई पे लगे। तो ये सारी चीज़ें बेस्ट जहाँ से समझ में आएगी वो कर लिया जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि हमारी एसएलपी जो भी रहे वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दाखिल होनी चाहिए, और सीनियर्स अच्छे होने चाहिए, और बेंच बढ़िया होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी सिंगल बेंच में जो कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है उस पर भी कुछ अभी उसकी भी प्रोसीडिंग का कुछ ऐसा प्रोसेस है, वो अभी माइंड में चल रहा है। तो उसका भी जो जैसा भी मतलब गुड़ा गणित होगा, सीनियर जो एडवाइस जैसा कहेंगे उसी हिसाब से उसको करेंगे, ठीक है। तो आप लोग
बिल्कुल अब धैर्य के साथ शांति बनाइए, बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए, और जिसको भाई दिखाना है तो उसको हम रोक भी नहीं पाएंगे। जो बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाएगा कि इनको ये कर लो वो कर लो, हर ही साल में ज़्यादातर इंडिया में रहते नहीं, आउट ऑफ स्टेट है, उनके दम पे लड़ाई लड़ोगे। वही खरे वाला हाल होगा, एक डेट में आए और आएंगे ही नहीं। चलिए तो कम से कम डबल बेंच में उपलब्ध होती रहे। तो बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़िए, बहुत सारे लोग ज़मीन पे रह के लड़ाई लड़नी है और बजट में लड़ाई लड़नी है, कि ताकि, क्योंकि देखिए 2-3 डेट ऐसा हो जाता है कि वो लगनी है, तो पता लगा 2-3 डेट में ही हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी लड़ाई भी नहीं लड़नी है, घर फूक के तमाशा देखना है। बस एक बेस्ट लड़ाई लड़नी है, इसको जान लीजिए। जैसा हमने सिंगल बेंच में, डबल बेंच में सर्वोत्तम लड़ाई लड़ी, आगे भी उसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब जैसी प्रेरणा राधा रानी करेंगी उसी तरीके से आगे भी देखा जाएगा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। थोड़ा आप लोग अब धैर्य रख लीजिए, और बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे सही निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग यही कहेंगे। बाकी तो आप लोगों को रीज़न पता ही चल गया कि हमारी हार का कारण क्या था। हमारी हार का कारण सरकारी जज का होना, 90-105 का बीच में कूदना, और कहीं ना कहीं एक मुख्य जो याचिका थी, कहीं ना कहीं उस पर पूरे साक्ष्य होते तो वो भी एक बहुत बड़ा वो था। और भी कई सारे छोटे मोटे रीज़न हो सकते हैं। फिलहाल बड़े बड़े जो रीज़न हैं यही समझ में आ रहे हैं, और तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक एक रीज़न और है, एक रीज़न और है। चौथा रीज़न ये है कि खरे साहब का लास्ट में 90-105 पे बोल देना। तो यही 4 रीज़न मुझे समझ में आए कि कहीं ना कहीं हम इसकी वजह से कमज़ोर हुए हैं। पहला, सरकारी जज का होना। सरकारी जज मतलब भाई, अब जिसका भाई महाधिवक्ता हो तो उससे ज़्यादा उम्मीद क्या करें। लेकिन उम्मीद थी कि चलिए ठीक है भाई, जज हैं, न्याय ही करेंगे। लेकिन अब जो भी कर दिया उन्होंने कर दिया, वही ललित वाला हाल कर दिया। और दूसरा रीज़न 90-105 वालों का डिस्टर्ब करना पूरी कोर्ट को, तो वो भी एक कारण बना। और कमज़ोर मुख्य याचिका और खरे सर का ऐसा मतलब बोल देना 90-105 पे। तो ऐसा 2-3 रीज़न रहा है, और हो सकता है मुझ में भी कुछ कमी रही हो। अगर मुझ पे भी कोई कमी रही हो तो कोई बताएगा ज़रूर। मुझे तो जो लगता है कि यही कारण रहा है, और सबसे बड़ा कारण तो यार सही बताए तो जज का ही रहा है। बाकी तो ये सब जो रीज़न है सो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है, अगर सही जज होता तो वो न्याय करता। चलिए ठीक है, राधा रानी कोई और अच्छा जो करेंगी अच्छा ही करेंगी, और जो किया अच्छा ही किया। हम उन पे हमारी श्रद्धा में एक रत्ती मात्र भी कोई मतलब फ़र्क नहीं है। हम उनके दास हैं और रहेंगे। हार जीत लगी रहती है, वो अलग विषय है। बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर नहीं होता है। तो कल बहुत डिस्टर्ब था मैं, तो आसान रूप चीज़ें नहीं होती हैं, डिस्टर्ब। अब कहते हैं सुख दुख के समय कित्वा लाभा लाभ जय जो, सुख दुख में इंसान को एक समान होना चाहिए। तो भाई ठीक है, हम एक समान ही हैं, नाम बहुत आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग जीते थे सिंगल बेंच में, तब तो मैंने ग्रुप को ओपन ही नहीं किया, क्योंकि उस दिन इतनी तारीफ में लोग लिखते कि पूछिए ना। आप लोगों को भी याद होगा, जब मैं सिंगल बेंच में हम लोग जीते थे, तब से लेकर के मैंने शायद ही ग्रुप खोला हो, क्योंकि हम जीते थे तब भी मैंने ग्रुप को नहीं खोला था। और आज हम हारे हैं, मैं जान रहा था कि लोग निराश हैं, हताश हैं, तो मैंने ग्रुप को खोल दिया कि थोड़ा लोगों के एक दूसरे की बात सुन करके थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो दुख में सुख में भले मैं साथ थोड़ा सा वो रहे, लेकिन दुख में तो साथ खड़ा ही हो जाता हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे से आपस की बात शेयर कर ले। और सुख में तो लोग तारीफ ही तारीफ करते निश्चित था, इसीलिए मैंने ग्रुप नहीं खोला था। तो कोई ऐसा ना सोचे कि मैं ग्रुप को लॉक रखता हूँ, ये क्योंकि बहुत सारे लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, सही से उनको सही मैसेज नहीं मिल पाता है। आपस में देखते हैं कई सारे लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। कुछ लोग बीजेपी माइंडेड वाले हैं, कुछ लोग सपा वाले हैं, वो राजनीति को लेकर के आपस में ही भिड़ जाते हैं। नौकरी कोई कह देगा कि बारह
सरकार नौकरी नहीं देगी तो कुछ बीजेपी मैंडेट कहेंगे कि नहीं हम मतलब कुछ भी आपस में राजनीति को लेकर के लड़ जाएंगे, किसी चीज़ को लेकर लड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए ये ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसको लॉक रखा जाता है कि काम की चीज़ें सूचना आप लोगों तक मिले, क्योंकि बहुत सारा मैसेज हो जाता है तो मैसेज ऊपर हो जाता है तो सही मैसेज सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो रीज़न सिर्फ इतना है, बाकी मुझे निंदा से और इससे कोई भय नहीं लगता है। पहले लगता था जब मैं शुरू में लड़ाई लड़ता था तो कोई एक शब्द भी निगेटिव बोल देता था तो मुझे खाना नहीं पचता था। अब तो आदत बन गई है, कोई तारीफ करेंगे, अगर 100 लोगों में 90 लोग तारीफ कर रहे हैं, 2-4 लोग निगेटिव कमेंट भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इंसान क्या है कि किसी को भी, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि किसी को भी नहीं छोड़ते आदमी, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़े, तो कलयुग है। तो उसके प्रभाव में आकर के हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं अब। पहले बहुत होते थे, पहले कोई बोल देता था तो मुझे रोना आ जाता था, लेकिन अब कोई कुछ भी बोल दे, चंदा चोर बोल दे, लुटेरा बोल दे, तो अब हंसी आती है। अब कहते हो भाई चलो काजल की कोठरी में गए हैं तो अब कोयला में वो लगेगा ही लगेगा। तो अब फर्क नहीं पड़ता है, कोई तारीफ करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पैर धुल धुल के पिए तब भी कोई कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। आप तारीफ मेरी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, आप मेरी बुराई करोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, सिर्फ फर्क पड़ता है कि इतने सारे लोग इतने विश्वास पे साथ आते हैं और इतनी उम्मीदें पलने के बाद नौकरी नहीं मिली तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब आप लोगों से क्या बताएं, मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था अपनी राधा रानी से, ये बहुत बड़ी बात होगी, नहीं बोलना चाहिए कि मुझे दो न दो, लेकिन कम से कम इन इतने सालों से जो बेचारे मुझ पे इतनी आस लगाए, इनको तो दे दीजिए। देंगी, चलिए कोई रास्ता निकालेंगी, कुछ ना कुछ है प्रारब्ध हम लोगों का जो काट रहे हैं, देखते हैं कब तक काटेंगे वनवास हम लोगों का। और आगे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुशी भी दिया, गम भी दिया, और गम में भी हम लोग साथ मजबूती से लड़ें, खुशी फिर आएगी। खुशी आई फिर गम आया, फिर खुशी आएगी। और गम और खुशी टिकाऊ नहीं है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर टिकाऊ नहीं है और सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। ये दुख्यालय है, ये मृत्युलोक है, यहाँ पर हर चीज़ दुखों से भरी हुई है। यहाँ सुख के लेवल में दुख ही मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा हमें दुखी भी नहीं होना है। आज दुख है कल सुख होगा, कल सुख है फिर दुख आएगा, निश्चित है। तो बस ये है कि आज दुखी है तो हम प्रयास करें, और राधा रानी की कृपा से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें सही जज मिल जाए और हमारी बात सिद्ध हो जाए, 12/091 अटल सत्य, और होगा, ऐसा विश्वास है। देखते हैं, सत्य जिंदा है तो ज़रूर जीतेंगे हम। और इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री राधे। अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो मैं अपने लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और बाकी मैंने जज के बारे में जो बोला उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं चाहूँगा। मैंने जो बोला सही बोला। ठीक है, जय श्री राधे, राधे राधे।